इस क्वेश्चन में हम पढ़ने जा रहे हैं स्फीयर कैपेसिटर हैज अ इनर स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड आउटर स्फीयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। इनर स्फीयर का रेडियस 12 सेंटीमीटर है एंड आउटर स्फीयर का रेडियस 13 सेंटीमीटर है। द आउटर स्फीयर इज अर्थ एंड द इनर स्फीयर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 2.5 माइक्रोकूलम। हमें यहाँ पे दिया हुआ है दो रेडियस दिए हुए हैं दो स्फीयर का। इनर स्फीयर को हमने चार्ज कितना दे दिया है 2.5 माइक्रोकूलम का। हमें बताना है द स्पेस। हमने सपोज किया एक ये स्फीयर है हमारा इनर स्फीयर है, एक हम सपोज करेंगे आउटर स्फीयर सपोज करेंगे, इसका रेडियस स्मॉल ए है। दूसरा स्फीयर हमने सपोज किया आउटर स्फीयर सपोज किया, इसका रेडियस स्मॉल बी है। हमने आउटर स्फीयर को अर्थ कर दिया है, इसको ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करने का मतलब इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। आउटर सरफेस स्फीयर को ग्राउंड कर दिया है। अब इनर स्फीयर पे हमने चार्ज दे दिया 2.5 माइक्रोकूलम का। नाउ हमें क्या डिटरमाइन करना है द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सबसे पहले हमें बताना है एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हमने यूज किया है 32 का, इसके बीच में फिल किया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों स्फीयर के बीच में। हमें सबसे पहले कैपेसिटेंस बताना है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। वी नो द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इज ए, हमें दिया हुआ है स्मॉलर रेडियस 12 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 12 इंटू 10⁻² मीटर। बी रेडियस हमें दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, इसको हम रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 13 इंटू 10⁻² मीटर। हमें चार्ज क्यों दिया हुआ है, चलो चार्ज की जरूरत नहीं है यहाँ पे अभी। कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है 4πε0 इंटू के इंटू ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पुट द वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है, इंटू के की वैल्यू 32, इंटू ए इंटू बी की वैल्यू 12 इंटू 10⁻², मल्टीप्लाई बाय 13 इंटू 10⁻² अपॉन बी माइनस ए 13 इंटू 10⁻², 13 इंटू 10⁻² इंटू माइनस 12 इंटू 10⁻²। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पर हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा 5.5 इंटू 10⁻³ फेरेड। ये वैल्यू है हमारी कैपेसिटेंस की। दूसरा दिया हुआ फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर। हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पता है V = C/Q/C। Q की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करें 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन C की वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू V = हमें वैल्यू आ जाएगी 4.5 इंटू 10⁻² वोल्ट। इतना पोटेंशियल आ जाएगा। हमारे बी पार्ट का पोटेंशियल कितना है इतना। अब हमें दिया कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद द आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक्सप्लेन द लेटर व्हाई इट इज मच स्मॉलर। हमें एक आइसोलेटेड स्फीयर लेना है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उससे हमें कंपेयर करना है। रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें एक आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है C = 4πε0 इंटू R। अब हमें 4πε0 की वैल्यू पता है 1/9 इंटू 10⁻9, 9 ये वैल्यू पता है, इंटू R की वैल्यू क्या है 12 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे हमें कैपेसिटेंस क्या मिल जाएगा C = 1.33 इंटू 10⁻11 फेरेड। यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू ये हमें मिल गई आइसोलेटेड स्फीयर से हमने कंपेयर किया। तो अब हमें पता है कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पर हमें दो स्फीयर दिया हुआ है, एक आउटर स्फीयर एक लोअर स्फीयर। आउटर स्फीयर को हमने क्या किया है पोटेंशियल आउटर स्फीयर को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। जब आउटर स्फीयर को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। पोटेंशियल V की वैल्यू 0 हो जाएगा। जब पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी जो आउटर मोस्ट स्फीयर का कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ओके।
इस क्वेश्चन में हमें रीजनेबल क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, टू लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर कैरिंग अ चार्ज Q1 Q2। अगर दो लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैं, उसमें Q1 Q2 चार्जेस हैं, आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम एग्जैक्टली गिवन बाय Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। उसने बोला अगर इनको हम पास लाते हैं तो एग्जैक्ट इतना अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट होगा क्या इन दोनों के बीच में। चलो देखते हैं इसको। नाउ इसमें दिया हुआ है दो स्फीयर ऑफ चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे के पास लाए जाते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा इतना होगा। नहीं, इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो यूनिफॉर्म कभी नहीं होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो उसको हम लिख सकते हैं अ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्फीयर में, जब क्योंकि ये दोनों चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ पास लाए जाते हैं। तो अगर Q1 Q2 चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारा फोर्स भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। ओके ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, इन कूलम्स लॉ 1/r³ डिपेंडेंस वुड द गॉस लॉ विल बी स्टिल ट्रू। उसने बोला कि अगर कूलम्स लॉ में 1/r³ आएगा तो क्या गॉस लॉ भी ऐसे ही सेम होगा। नाउ गॉस लॉ के केस में हमें पता कि गॉस लॉ में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है। इन केस ऑफ गॉस लॉ सिर्फ 1/r² का कॉन्सेप्ट होता है या फिर 1/r का होता है। अगर कूलम्स लॉ में 1/r³ आता है तो गॉस लॉ में क्या आएगा, सिर्फ 1/r² का कॉन्सेप्ट आएगा या फिर हमारा क्या आएगा 1/r का आएगा। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज्ड एट रेस्ट at a point in an electrostatic field configuration will it travel along the field lines passing through the point। उसने बोला कि अगर रेस्ट से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ड्रॉप करते हैं तो क्या ये फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग चलेगा। यस, इट विल ऑलवेज फ्लो अकॉर्डिंग टू द फील्ड लाइन। और किस पाथ में चलेगा, एक स्ट्रेट पाथ में चलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि फील्ड लाइंस के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लाते हैं पासेस थ्रू द पॉइंट, तो हम आंसर इसका लिखेंगे यस। इसका आंसर यस होगा। यस ओनली इफ फील्ड लाइन इज अ स्ट्रेट। अगर हमारा स्ट्रेट फील्ड लाइन होगा तभी हमारा ये मूव करेगा स्ट्रेट पाथ में, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ में मूव करेगा। कब, ओनली व्हेन इफ फील्ड लाइंस इज स्ट्रेट, फील्ड लाइंस इज स्ट्रेट डायरेक्शन। अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा तभी ये हमारा मूव करेगा हमारे पाथ पे, इलेक्ट्रोफील्ड लाइंस के पाथ पे हमारा ये चार्ज मूव करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड ऑफ अ न्यूक्लियस इन कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट होता है तो वर्क डन कितना होगा। वॉट इफ द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। अगर ऑर्बिट इलिप्टिकल है तो क्या होगा, ध्यान रखना दोनों हमारे क्लोज्ड पाथ है तो दोनों ही केस में वर्क डन हमारा 0 होगा। इस केस में हमें क्या दिया हुआ है कि वर्क डन हमें निकालना है इन द केस ऑफ द सर्कुलर एंड इलिप्टिकल पाथ। तो इसका आंसर मैंने भी क्या बताया, ध्यान रखना कि दोनों के केस में हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, डी पार्ट में हमारा वर्क डन 0। इट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे वर्क डन विल बी 0। ठीक है। नाउ वी नो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। एक चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे डिसकंटिन्यूअस फील्ड होती है। इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिसकंटिन्यूअस होगा। हमें यहाँ पे फील्ड डिसकंटिन्यूअस दिया हुआ है, हमें पूछा है कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिसकंटिन्यूअस होगा। नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। सो लिख सकते हैं नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will not be discontinuous. We can say no electric potential will be continuous. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस मतलब एक स्ट्रेट पाथ में, कहीं भी पाथ हमारा ब्रेक ना हो। नेक्स्ट दिया हुआ है व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर। अगर सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं। अगर सिंगल कैपेसिटर का कंडक्टर है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं। अगर एक प्लेट हो दूसरी प्लेट ना हो तो उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे, लेकिन इनफाइनाइट पोजीशन का बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एट
इनफाइनाइट, यानी उसकी एक प्लेट हमारा इनफाइनाइट पे है, दूसरी प्लेट हमारा सिचुएटेड है। ठीक है, जी पार्ट हम देख, जी पार्ट हमारा क्या है, गेस द पॉसिबल रीजन व्हाई वाटर हैव अ मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन माइका। माइका से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों होता है वाटर में? नाउ हमें गेस करना है कि वाटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा क्यों होता है। क्यों होता है इसमें? क्योंकि अनसिमेट्रिकल स्पेस होता है। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू अनसिमेट्रिकल स्पेस, अनसिमेट्रिकल स्पेस। सो हम कह सकते हैं, सो वाटर हैज अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। वाटर का जो डायपोल मोमेंट होता है वो परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। वाटर हैज अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। वाटर का डायपोल मोमेंट परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, इसलिए इसका कांस्टेंट भी ज़्यादा होता है। ओके, ये A cylindrical capacitor has two coaxial cylinders of a length 15 centimeter and radius 1.5 and 1.4 सेंटीमीटर। दो कोएक्सियल मतलब एक ही एक्सेस पे हमारे दो सिलेंडर हैं, उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है और रेडियस 1.5 और 1.4 सेंटीमीटर है। नाउ एक हम सिलेंडर सपोज कर रहे हैं कोएक्सियल सिलेंडर। कोएक्सियल सिलेंडर मतलब जो दोनों एक ही एक्सेस पे लाई करता हो, दोनों सेम एक्सेस पे लाई करते हो। एक सिलेंडर ये है, इसके बाहर एक दूसरा सिलेंडर है, हम ड्रॉ कर रहे हैं, बाहर एक दूसरा सिलेंडर है, दोनों सेम एक्सेस पे लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कोएक्सियल बोलते हैं। उसने बोला है द आउटर सिलेंडर इज अर्थड, इसको हम ग्राउंड कर दे रहे हैं। इसकी लेंथ L है, रेडियस हमारा स्मॉलर रेडियस है, ये 1.4 सेंटीमीटर A है, सपोज कर रहे हैं, ये B है 1.5 सेंटीमीटर। इसको हमने अर्थ कर दिया है, आउटर सिलेंडर को अर्थ कर दिया है। लेंथ हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किए। रेडियस A इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किए। B रेडियस को भी हमने 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस, हमें क्या फाइंड करना है? कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर, नेग्लेक्ट द इफेक्ट, बेंडिंग इफेक्ट वगैरह को नेग्लेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इसको ग्राउंड कर लिया। अब हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से कैपेसिटेंस निकालना है कि इस इनर स्फीयर में कैपेसिटेंस क्या होगा। चार्ज हमें कितना दिया हुआ है? 3.5 माइक्रो कूलम। इनर स्फीयर में चार्ज हमारा 3.5 माइक्रो कूलम है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं और फाइंड करते हैं। हमें कैपेसिटेंस और पोटेंशियल फाइंड करना है। सबसे पहले हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πε0 L अपॉन 2.303 log बेस 10 B अपॉन A। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला तुम लोगों की बुक में नहीं था, इसको याद रखना। फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंडर, पुट द वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 2.303 लॉग बेस 10। बी की वैल्यू कितना है हमारा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 1.4 इंटू 10⁻⁻2। ओके, 10⁻⁻2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻10 फेरेड। इतना कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब उसने पूछा कि फाइंड द पोटेंशियल, हमें पोटेंशियल बताना है। सेकेंड पार्ट में हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = Q/C। चार्ज कितना दिया हुआ हमें 3.5 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो 3.5 इंटू 10⁻6 अपॉन कैपेसिटेंस क्या है 1.2 इंटू 10⁻10।
इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या आंसर आएगा टोटल, वी पोटेंशियल इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट, इतना पोटेंशियल